नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। उत्तर प्रदेश राजनीति का गढ़ कहा जाता है। ऐसे में वाराणसी, काशी, भोलेनाथ की नगरी में पार्षदों का चुनाव हो रहा है। इसे आप हर जगह होर्डिंग और बोर्डिंग देख सकते हैं। ऐसे में आज हम आ गए हैं राष्ट्रीय समता पार्टी के संस्थापक शशि प्रताप सिंह जी के यहाँ और इनसे मुलाकात करके बातचीत करेंगे इनकी पार्टी के बारे में, इनके राजनीतिक करियर के बारे में, किस तरह से कब से राजनीति से जुड़े हैं, इन सब की जानकारी हम लेंगे और किन किन सीटों पे इस पार्षदी के चुनाव में किन किन सीटों पे इनके कैंडिडेट लड़ने वाले हैं। तो आइए मिलते हैं शशि प्रताप सिंह जी से। नमस्कार सर, आप अपना पूरा परिचय देते हुए हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप राजनीति क्षेत्र में कब से जुड़े हैं और किस वजह से आप राजनीति में आए। देखिए, मेरा नाम शशि प्रताप सिंह है और सन 2004 में मैं सोलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों से जुड़ा और 17.5 वर्ष उनके साथ रहने के बाद जब उनके विचार बदलने लगे और वो परिवार और पुत्र मोह की तरफ अपना रुख करने लगे तब और अपने मूल सिद्धांतों से भटकने लगे, उनके नज़र में परिवार, पुत्र और पैसा ये तीन चीज़ अहमियत रखने लगी। तो मैंने उनका साथ छोड़ने का काम किया। इसी वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव के बाद, उसके बाद 11 जुलाई को मैंने खुद अपनी एक पार्टी बनाई, राष्ट्रीय समता पार्टी। और राष्ट्रीय समता पार्टी बनाने के बाद हमारे साथ सैकड़ों लोग जो हमारे परिचित थे, संबंधित थे, उन सभी लोगों ने उसमें सहयोग किया और आज राष्ट्रीय समता पार्टी का संस्थापक होकर और उसके संयोजक बनकर राष्ट्रीय समता पार्टी को मैं आगे ले जाने का काम कर रहा हूँ। सर, इस समय तो वाराणसी में पार्षदी का चुनाव होने वाला है। ऐसे में आपकी पार्टी से कितने कैंडिडेट किन किन सीटों पर लड़ रहे हैं? देखिए, पार्टी बनाने के बाद मुझे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने बुलाया और बुलाकर मुझे धन्यवाद दिया कि तुमने अच्छा काम किया है और समाज में इस तरह के लोगों की ज़रूरत है। उसके बाद मैं अपने संगठन पर विशेष ध्यान देने लगा और जहाँ तक पार्षदी के चुनाव की बात है तो पार्टी हमारी अभी नई है और संगठन भी धीरे धीरे हमारा बढ़ रहा है। अभी तक हमारे पास पूरे बनारस के 110 सभासद की जो सीट है, करीब 29 या 30 आवेदन हमारे यहाँ किए हैं और मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ। समीक्षा करने के बाद मैं निर्णय लूँगा कि मुझे कितनी सीटों पर लोगों को लड़ाना है। देखिए, चुनाव लड़ाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं 110 सीटों पर चुनाव लड़ा दूँ। चुनाव जेन्युइन व्यक्ति, समाज में उसकी पहचान हो और उसका चरित्र अच्छा हो। अब जनता को चरित्रवान व्यक्ति की ज़रूरत है, गुंडा बदमाश माफिया टाइप के लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो मैं उनके बायोडाटा वगैरह को समीक्षा कर रहा हूँ और बहुत जल्द ही मैं बता दूंगा कि मैं कितने सीटें पर लड़ाऊंगा, क्योंकि मुझे 100 सीट पर लड़ाकर एक सीट न जीत पाएँ वैसी हमारी कोई लालसा नहीं है। मैं 5 ही सीट पर लड़ाऊंगा, लेकिन मजबूती से लड़ाऊंगा और मैं सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की भी समीक्षा कर रहा हूँ कि किस जगह पर कौन प्रत्याशी लड़ रहा है, उसका चरित्र क्या है। जो चरित्रवान प्रत्याशी नहीं होगा, अगर वो जीतने वाला भी होगा तो उसको हराने के लिए जो हरा रहेगा उसका समर्थन हम करेंगे, क्योंकि समाज को स्वच्छ और साफ स्वस्थ जनप्रतिनिधि की जरूरत है। मैंने पार्टी बनाई तो पार्टी बनाने के पीछे राष्ट्रीय समता पार्टी एक मिशन है। उस मिशन को लेकर चलने, उस मिशन में आने वाले जो हमारे उद्देश्य हैं, उस उद्देश्यों को मैं काम करूंगा। हमारे भी आवेदकों में अगर कोई उस तरह का व्यक्ति होगा तो मैं उसको टिकट नहीं दूंगा, ना उसको लड़ाऊंगा और ना उसका समर्थन करूंगा, ना उसका प्रचार करूंगा। मुझे साफ, स्वच्छ और स्वस्थ
और चरित्रवान व्यक्ति की ही जरूरत है, ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है। इस तरह के व्यक्ति को लड़ाऊंगा, ये हमारा उद्देश्य है। जल्दी मैं खुलासा कर दूंगा कि अभी तो मेयर का भी परिसीमन नहीं आया है कि परिसीमन, और डेट भी अभी नहीं आया है, तो अभी बहुत जल्दी होगा कि मैं बता दूं कि मैं इतने सीटों पर लड़ूंगा। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे लोगों को मैं चुनाव लड़ाऊँ। सर, नगर निगम में कुछ गाँव को भी, अब नए नए गाँव को भी वार्ड बना के नगर निगम में अपने सम्मिलित कर लिया गया है। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि नगर निगम में आने से जो नए नए गाँव सम्मिलित हुए हैं, उनका विकास पहले से बेहतर हो सकेगा? देखिए, अभी तक वो जिला पंचायत और प्रधानी के अंतर्गत वहाँ वो गांव थे। पहली बार यहाँ सैकड़ों गांवों को नगर निगम में ऐड किया गया है, तो स्वाभाविक है कि और जब ऐड किया गया है तो जो वहाँ से पार्षद बनेगा वो अपने क्षेत्र का विकास करेगा। अगर विकास नहीं करेगा तो उसका जवाब जनता उसको देगी आने वाले फिर चुनाव में। तो संभव है कि विकास होगा, ऐसी बात नहीं विकास नहीं होगा। और अभी बनास पहले छोटा था, अब बड़ा हो गया नगर, तो विकास भी अब बढ़ेगा, कोई ऐसी बात नहीं। वाराणसी सिटी को स्मार्ट सिटी के तौर पे देखा जाता है, लेकिन कुछ जगहों को छोड़ के हर जगह हमें ये शिकायत मिलती है कि नगर निगम वाले साफ सफाई नहीं करते, ठीक ढंग से कुछ मिल नहीं पाता। तो स्मार्टनेस है कहाँ सर? देखिए, शिकायत करने वाला व्यक्ति और कमी निकालने वाला व्यक्ति वो जीवन भर निकालता रहेगा। मुझे याद है कि बनास का नगर निगम, मुझे लगता है कि 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही है, और भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर यहाँ होता आया है। लेकिन पिछले 10-15 साल की अपेक्षा अभी थोड़ा सुधार दिखाई दिया है। जहाँ कुछ भी नहीं था, झाड़ू शब्द नहीं था, सफाई शब्द नहीं था, और शहरों में गंदगी का अंबार लगा रहता था। हम लोग सड़क पर मोटरसाइकिल से चलते थे तो प्लास्टिक उड़ के, कागज उड़ के मुँह पर आ जाता था। उसमें सुधार हुआ है, और मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आने वाले समय में जो भी पार्षद होंगे वो अपने नगर की, अपने वार्ड की सफाई पर पूरा ध्यान देंगे। और जहाँ तक है कि शिकायत की बात, तो शिकायत तो रहेगी, क्योंकि नगर निगम में जो कर्मचारी हैं वो बहुत लापरवाह हैं। उन पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि उन पर डंडा चलाने का काम करें, तभी जाकर वो सुधरेंगे। क्योंकि सारी व्यवस्था है, व्यवस्था चलाने वाला व्यक्ति कमजोर है। नगर निगम में जो मेयर हैं महिला, उनकी कमांड जो है वो नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी और या सफाई कर्मियों पर मजबूती से नहीं है। उनको टाइट होना चाहिए, या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को उनको टाइट करना चाहिए। सर, हमेशा लोग चिल्लाते रहते हैं कि महंगाई है, नौकरी नहीं मिल रही है, मोदी जी के राज में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आपको क्या लगता है सर? देखिए, जब तक जनसंख्या नियंत्रण पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक महंगाई और बेरोजगारी इसी तरफ बढ़ती रहेगी। रोजगार के जो पद हैं वो सीमित हैं, लेकिन जनसंख्या जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है। मेरी सरकार से यह मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण का एक कानून लाया जाए, और कानून लाकर एक परिवार में 2 बच्चे का ही अधिनियम लाकर तब जाकर हम महंगाई और बेरोजगारी से निजात पा सकते हैं, अन्यथा निजात पाना मुश्किल है। क्योंकि जनसंख्या भी उतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो जब जनसंख्या उतनी तेज़ी से बढ़ रही है तो स्वाभाविक है कि बेरोजगारी बढ़ेगी। तो हमें मूल पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि महंगाई कम कर देने से और बेरोजगारी कम कर, कैसे बेरोजगारी कम होगी? जब तक जनसंख्या नियंत्रण पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक बेरोजगारी और महंगाई कम नहीं होगी। सर, पहले प्राइमरी विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को जब फीस लगता था 1-2 रुपया, उस समय बहुत भीड़ थी। लेकिन आज गवर्नमेंट पैसे पर
बच्चों को खाना, भोजन, शिक्षा सब दे रही है, फिर भी स्कूलों में भीड़ नहीं है, वहाँ पे बच्चे जा नहीं रहे हैं, सब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा सर? देखिए, राष्ट्रीय समता पार्टी एक मिशन है और हमने उस मिशन में पहला लाइन अपने उद्देश्यों को लिखा है कि राइट टू प्रॉमिस, जो वादा करो उसको पूरा करो। और दूसरा हमारा है कि देश से भ्रष्टाचार को कम करना है तो महिलाओं को आगे लाना होगा। आज 30%, 35%, 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात हो रही है। राष्ट्रीय समता पार्टी अपने मिशन के तहत 60% हर विभागों में महिलाओं की हिस्सेदारी की बात कर रहा है। जिस दिन महिलाएं देश के हर विभागों में काम करने लगेंगी, अपने आप जो ये समस्या आप बता रहे हैं उस समस्या का समाधान हो जाएगा। वास्तविकता तो यह है कि स्कूल में बच्चे, सरकारी और प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, सरकार द्वारा संचालित स्कूलों के बच्चों, स्कूल के मास्टर और प्रिंसिपल अगर प्राइवेट स्कूलों की तरह डिसिप्लिन में आ जाए तो स्कूल में बच्चों की स्पीड बढ़ जाएगी। मास्टर साहब का जाने का टाइम नहीं है और आने का टाइम नहीं है, और ना ही उनके यहाँ कोई ड्रेस कोड है, ना ही टेबल है, ना बेंच है, ना ही स्कूल में सफाई है। इससे जो आम जनता है वो प्राइवेट स्कूलों में कष्ट करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती है, जबकि सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा मास्टर अच्छे पढ़े लिखे हैं। केवल और केवल अनुशासन और अनुशासित नहीं रहने की वजह से आज सरकारी स्कूलों से लोग भागकर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ, सरकार के पास इतनी बजट है, क्यों नहीं प्राइवेट स्कूलों की तरह सरकारी स्कूलों को भी बना रही है। जिस दिन प्राइवेट स्कूलों पर भी अंकुश लगा दें कि आपका फीस का पैमाना यह होना चाहिए, उसी दिन से दोनों की बराबर हो जाएगा। अमीर और गरीब का लड़का एक साथ बैठने लगेगा, एक साथ पढ़ने लगेगा, और ये बीच की जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो अपने आप दूर हो जाएगी, और सरकारी स्कूल भी प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर बहुत तेज़ी से चलने लगेगा। इसमें सरकार की कहीं ना कहीं अनदेखी है, और जो सरकार ने सिस्टम बनाया है वो सिस्टम को अच्छे तरीके से लागू नहीं करने की वजह से ही ये हो रहा है। ये हमारे मिशन में है। हम लोगों ने राष्ट्रीय समता पार्टी बनाने के बाद एक नारा दिया कि हर घर शिक्षा, हर बच्चा शिक्षा। मेरा मूल उद्देश्य है, मेरा मतलब है कि हम पार्टी बनाकर सांसद, विधायक, मंत्री बनना हमारा प्रथम उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हर घर जाकर हर घर को शिक्षित बनाना और हर घर के बच्चे को भी शिक्षित बनाना, ये राष्ट्रीय समता पार्टी का मूल उद्देश्य है। और वो तब पूरा होगा, आज अशिक्षा सबसे ज़्यादा है। स्कूल में खाना कैसा मिल रहा है, मास्टर कैसा पढ़ा रहा है, इसकी आवाज़ उठाने कोई नहीं उठा पाता, उठाने की हिम्मत नहीं करता। इसका कारण शिक्षा है। जिस दिन सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे, अपने आप प्राइवेट और सरकारी दोनों बराबर हो जाएगा, और अमीर और गरीब का लड़का एक साथ पढ़ने लगेगा। इस खाई को भरने के लिए राष्ट्रीय समता पार्टी बहुत तेज़ी से पहल कर रही है। सर, अक्सर हम लोग घूमते रहते हैं गाँवों में, शहरों में, तो अस्पताल दिखते हैं सरकारी, लेकिन वो हमेशा बंद रहते हैं। और ऐसे में बनारस में भी कई सारे सरकारी अस्पताल हैं जहाँ लोग जाने से भी डरते हैं, या जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी असुविधाएं झेलनी पड़ती है। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? देखिए, मैंने कहा ना आपको कि भारत में आज भी अशिक्षा ज़्यादा है। आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, डॉक्टर को 9 बजे तक या 8 बजे तक आना चाहिए, और डॉक्टर 10-11 बजे आता है। यह शिक्षा ही कारण है कि आप डॉक्टर से सवाल जवाब नहीं करते हैं, वहाँ के सीएमओ से सवाल जवाब नहीं करते हैं, डरते हैं, अंदर एक भय है। शिक्षा जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी, आपके अंदर का भय निकल जाएगा, और आप शिक्षित हो जाएंगे तो किसी से भी सवाल जवाब कर सकते हैं, चाहे वो यहाँ का कलेक्टर हो, चाहे यहाँ का सीएमओ हो, चाहे यहाँ का डॉक्टर हो। तो शिक्षा ही मेन कारण है आज देश को विकास की ओर अग्रसर नहीं करने पर, और गांव को विकास की ओर अग्रसर नहीं करने पर।
आज गांव में जाइए 100 घर है, 100 घर में हमें लगता है 95 घर अशिक्षित आज भी पड़ा है, जिसके कारण वो दुख है, उनको कष्ट है। एक घर में एक आदमी भी शिक्षित हो जाएगा तो कहीं न कहीं रोजगार और नौकरी पालेगा, वो घर ही शिक्षित हो जाएगा। उसका देखा देखी पड़ोसी भी करेगा, पड़ोसी का देखा देखी गांव करेगा। तो मूल जड़ है शिक्षा, जिसको आज हमारे देश में उसको प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रीय समता पार्टी केवल और केवल शिक्षा पर ही ध्यान दिलाने के लिए लोगों के बीच में जा रही है और जाकर लोगों को ये बता रही है कि पहले आप शिक्षित बनो, आधा रोटी खाओ, एक रोटी खाओ, लेकिन शिक्षित बनो, अपने लड़के को शिक्षित बनाओ, तभी जाकर तुम्हारी सारी समस्या, हॉस्पिटल की समस्या हो, थाने की समस्या हो, कचहरी की हो, तहसील की समस्या हो, सारी समस्या का समाधान है शिक्षित होना। आप शिक्षित हैं ही नहीं, वो अंग्रेजी में बोल देगा, आप सुन लेंगे, चले जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जिस दिन उस अंग्रेजी का जवाब अंग्रेजी से देने लगेंगे, शुद्ध हिंदी का जवाब हिंदी से देने लगेंगे, भोजपुरी का जवाब भोजपुरी से देने लगेंगे, उस दिन अधिकारी कर्मचारी भी सही हो जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो इस सारे दुख का कारण, तकलीफ का कारण, अव्यवस्था का कारण शिक्षा है, और इस शिक्षा ही हमारा मूल है। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी सरकारी फ्री योजनाएं हैं, निःशुल्क योजनाएं, सबको बंद कर दिया जाए, टोटल बंद। शिक्षा और चिकित्सा को आप निःशुल्क कर दीजिए, देश अपने आप तेजी से दौड़ के आगे, गांव भी आगे, घर घर आगे बढ़ जाएगा और हम शिक्षित देश का लाइन लेंगे। आज हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है। हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाना चाहते हैं और तभी संभव है जब सारी निःशुल्क योजनाओं को बंद करके शिक्षा और चिकित्सा को आप निःशुल्क कर दीजिए। आपका काफ़ी समय हम लोग ने ले लिया, बस एक छोटा सा लास्ट मेरा यही सवाल है कि अभी तक तो बहुत सारी पार्टियां यहाँ पे राज करती थी, जैसे कांग्रेस, सपा, बसपा, अब बीजेपी का राज है, तो आपको क्या लगता है इन सब में से किसका शासन बढ़िया था भारत के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा इस देश पर राज कांग्रेस ने किया। इतिहास उठाकर आप देखिएगा तो जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का 1945 में, 42 में, तो देश में कुछ था नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा शासन किया होगा, सबसे ज़्यादा काम किया होगा। तो कांग्रेस 40 साल, 45 साल, 60 साल तक रही, तो उसने कुछ काम किया। जो भी सरकारें आएंगी वो कुछ ना कुछ काम करके ही जाएंगी। वर्तमान सरकार के कुछ काम अच्छे हैं तो कुछ गड़बड़ है। अभी शिक्षा के स्कूल की बात हो रही थी, तो आपका शासन प्रशासन आप टाइट किए हैं तो शिक्षा की तरफ आपका ध्यान नहीं है। तो कोई शिक्षा की तरफ ध्यान दिया तो किसी ने शासन प्रशासन की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो सरकारें आती जाती रहेंगी, अब कुछ ना कुछ करती रहेंगी। अब कौन अच्छा किया, कौन खराब किया, क्योंकि मैं तो अभी जान रहा हूँ कि अभी बीजेपी की सरकार है, यूपी में 6 साल से और केंद्र में 8 साल से सरकार है। उसके पहले भी सरकार है तो उन लोगों ने भी कुछ किया। कुछ चीज़ें इनकी अच्छी रही, कुछ चीज़ें इनकी गड़बड़ है। उनकी कुछ चीज़ें अच्छी रही, कुछ चीज़ें उनकी गड़बड़ रही। तो इसका भी कारण वही है, शिक्षा। जब तक हम बोलेंगे नहीं, जब तक अपना हक अधिकार छीनेंगे नहीं, तब तक हमारा समस्या दूर नहीं होगा। और जहाँ तक अच्छा और खराब की बात है, तो सब एक समान है, सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। राजनीति में जाने के बाद वादा कुछ और, काम कुछ और। इसीलिए राष्ट्रीय समता पार्टी ने कहा है कि राइट टू प्रॉमिस एक कानून आवे कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने जाता है वो प्रत्याशी एक एफिडेविट जमा करे कि मैं समाज में और जनता में वोट मांगने जाऊंगा तो वही बात कहूंगा जो बात मैं पूरा कर सकता हूं 5 साल में, अन्यथा अगली बार मुझे चुनाव लड़ने से रोका जाए, चुनाव आयोग रोके। जो वादा करो उसको पूरा करो, राइट टू प्रॉमिस। उसके लिए भी हम लोगों ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, लोकसभा स्पीकर को भी पत्र लिखा है। और ये कानून जिस दिन आ गया उस दिन अपने आप ही झूठ बोलने वाले और बाप बेटा और पुत्र मोह वाली पार्टियां, इस तरह की जितनी पार्टियां हैं, इस सब पार्टियों का नेस्तनाबूद हो जाएगा। इस पार्षदी को चुनाव को लेकर आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता को विनम्र निवेदन के साथ एक संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने पार्षद को सही
और कर्मठ व्यक्ति को चुने, आपराधिक छवि रखने वाला व्यक्ति, भ्रष्टाचारी व्यक्ति और धन पशुओं जैसे लोगों से बचे। एक गरीब को आप वोट दीजिएगा तो गरीब आपके बीच में हमेशा आकर काम करने और आपको काम करके दिखाने का काम करेगा। लेकिन आप एक आपराधिक छवि के लोगों को, एक धन पशुओं को अगर आप वोट देते हैं और वोट देकर उनको जिताते हैं तो हमेशा धमकाने और चमकाने का वो काम करेगा। जमीन पर कोई काम वो नहीं करेगा क्योंकि उसका कपड़ा गंदा हो जाएगा। इसलिए ये कर्मठ और आपके बीच का व्यक्ति होगा अगर वो, तो जरूर आपको जीतने के बाद उसके हाथ में जितनी भी पावर होगी वो उस काम को करने का काम करेगा। अभी भी हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय समता पार्टी के संस्थापक शशि प्रताप सिंह जी से। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि हर घर में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो देश की ऑटोमेटिक आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए फिर अब मिलेंगे किसी और से और जानेंगे इस राजनीतिक करियर के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।